हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी में मेडी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल मैथ्स की दुनिया में लेकर चलता हूं आपको, जहां पर आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा रियल नंबर्स के बारे में। लेट अस स्टार्ट। व्हाट द मीन्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? तो आप समझिए ऐसे कि इसके पहले आपने पढ़ा होगा, और रियल नंबर से आपको पता है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में क्लास 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो रियल नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ऐसा नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं रियल नंबर। ऐसे सभी नंबर जिसको भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होगा रियल नंबर। जैसे हमने लिख दिया -2, -2, -3, -2, -3, -4, 3/2, 4/5, 6/7, और भी √2, √5, √7, 3 + √2 and pi also. The value of pi that is नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो वो भी रियल नंबर है। तो इन सभी नंबर को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे वो हो जाएगा आपका रियल नंबर। ये तो आपने बेसिक समझ लिया। आप इसको -2, -3, -4, 3/2, 4/5, 6/7, √2, √5 क्या आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप कोर्स कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को। ये तो बेसिक आपने पढ़ रखा है। √2 क्लास 9th में पढ़ा है, √5, √7 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। तो ये सारे रियल नंबर हैं, तो जिसको भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे वो हो जाएगा रियल नंबर। अब इन अदर वर्ड अगर कहना चाहें कि द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर वो नेगेटिव नहीं होता है वो होता है रियल नंबर। जैसे हमने कह दिया, एक एग्जांपल लिया -5, ये यही ले लेते हैं। -5 के स्क्वायर करिए, ये क्या आ गया 25, ये है पॉजिटिव नंबर। -7/2 इसका स्क्वायर करिए, जी हो गया 49/4, ये है आपका पॉजिटिव नंबर। √2 इसका स्क्वायर करिए, ये हो गया आपका 2, ये है पॉजिटिव नंबर। तो ऐसे सभी नंबर जिसका स्क्वायर करने पर अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो होगा आपका रियल नंबर। तो क्या ऐसा भी कोई नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है? तो वो तो रियल नहीं होगा। तो क्या ऐसे कुछ एग्जाम्पल होते हैं? चलिए देखते हैं। रूट में -2, √-2, जब भी आप इसका स्क्वायर करेंगे, रूट में -2 का स्क्वायर करिए, ये आएगा -2। रूट में -4 का स्क्वायर करिए, ये आएगा -4। रूट में -5 का स्क्वायर करिए, ये आएगा -5। तो क्या ये निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है। इट मीन्स हुआ क्या? ये निगेटिव आने का मतलब ये रियल नहीं है। जब ये रियल नहीं है तो क्या है? दैट इज अ इमेजिनरी नंबर। ये एक इमेजिनरी नंबर है, रियल नहीं है। तो ऐसे इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो दैट इज अ इमेजिनरी नंबर, दैट इज नॉट रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड आई से डिनोट करते हैं, वेयर आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। आई स्क्वायर इक्वल टू -1। जब आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, अगर आपसे पूछा जाए आई के पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई के पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आई के पावर 4 की जो वैल्यू होगी, इसको हम लोग आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा जब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू -1, ये बन जाएगा आपका 1।
तो i की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो i की पावर 5, अगर आपने i की पावर 5 लिखा हुआ है, i की पावर 5 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई स्क्वायर इंटू आई। अब ये आ गया -1 इंटू आई आ गया। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस हो गया, ये आ गया आपका आई। इस तरीके से क्या वैल्यू आ गई, आई आ गई। ये तो हमने जाना इमेजिनरी नंबर के बारे में, और ये हमने जाना रियल नंबर के बारे में। और आपको अब बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए थोड़ा सा तो आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लेवल बढ़ाना है तो थोड़ा बेसिक के साथ थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। हालांकि आपके सिलेबस से थोड़ा थोड़ा एडवांस, थोड़ा स्टेप लेवल, थोड़ा सा स्टेप अपर लेवल में पढ़ाया जा रहा है, तो जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है और इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको ये सब सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली है आगे के लिए। चलिए इसको पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन होता है वही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई फॉर्म का होता है, या हम कह सकते हैं a प्लस आई बी फॉर्म का होगा, a प्लस आई बी फॉर्म का होगा, या x प्लस आई वाई फॉर्म का होगा, जहां पर एक्स वाई क्या है, वेयर एक्स वाई आर रियल नंबर, एक्स वाई आर रियल नंबर, आर ए बी इज आर रियल नंबर, एंड आई इज एन इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3i, 2 प्लस 5i, 3 माइनस 2i। आप देख सकते हैं 3 और ये 2 है, 3 और -2 दैट इज अ रियल नंबर, i इज इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर ये समझिए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, रियल और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो होता है रियल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। और इसके साथ ही हम लोग जान लेते हैं और भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि रियल नंबर जो चैप्टर है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जैसे आपका इंटीजर हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस सारे नंबर के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं यहाँ पे। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो होता है आपका नेचुरल नंबर। और होल नंबर, होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो। अगर आप काउंटिंग नंबर में जीरो इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका होल नंबर बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका होल नंबर। और इसके बाद आते हैं इंटीजर पर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर्स, ये इंटीजर्स क्या होता है, the whole numbers, all the whole numbers with negative counting number, all the whole number with negative counting number। होल नंबर आप लिख लीजिए और नेगेटिव काउंटिंग नंबर लिख लीजिए, आप नेगेटिव काउंटिंग नंबर, ये आपका बन गया इंटीजर। अब इसके बाद आते हैं रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर
which can write in the form of p by q where p q are integers and q is not equal to 0, जिसको भी आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं इसको, जिस भी नंबर को आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p q क्या होना चाहिए, p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका रेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p q आर इंटीजर्स, or in other words the number which are non terminating and non repeating, such type of number are called irrational number। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे हमने लिख दिया 3.101001000000 एंड सो ऑन, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा वो आपका होगा इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट के फॉर्म में देख लेते हैं, द नंबर विच आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट, द नंबर विच आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब इन द क्यूब रूट। इस टाइप के सभी नंबर जिसका आप ऐसे कह सकते हैं, जिसका आप पूरी तरह परफेक्ट स्क्वायर, जिसका आप पूरी तरह स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, जो पूरी तरह स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकल पाता है, वो नंबर होता है इरेशनल नंबर। जैसे हमने लिख दिया स्क्वायर रूट में 2, स्क्वायर रूट में 3, स्क्वायर रूट में 5, स्क्वायर रूट 6। तो क्या आप देख सकते हैं 2 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता है। 3 होता है किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, ये भी नहीं होता है। 5 होता है, नहीं होता है। 6 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता है। और ये सारे स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि ये है आपका इरेशनल नंबर। तो आपको अगर इरेशनल पहचानना है, अगर वो पूरा नंबर स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकल पाता है, अगर वो स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकल पाता है पूरा नंबर, तो वो आपका इरेशनल नंबर हो गया। और ऐसे क्यूब रूट के लिए भी हो गया, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 9। अगर कोई नंबर क्यूब रूट के बाहर पूरी तरह नहीं आ पाता है, तो वो आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर है कुछ एग्जांपल्स, ये आपके सभी हो गए इरेशनल नंबर। अब आते हैं प्राइम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अक्सर हम लोग ये पढ़ते हैं, बार बार डेफिनेशन देते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो नंबर 1 और अपने आप से डिवाइड हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्राइम नंबर। इसके अलावा एक एग्जैक्ट डेफिनेशन आप हमेशा याद रखिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। द नंबर विच हैव 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर ओनली, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, जिसके केवल और केवल 2 अलग अलग फैक्टर होते हैं, वो होता है प्राइम नंबर। जिसके केवल 2 अलग अलग फैक्टर होंगे वो होगा प्राइम नंबर। जैसे हमने एग्जांपल लिख लिया 2 के 2 अलग अलग फैक्टर कौन कौन से, 2 के फैक्टर होंगे कौन, एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा। एक हमने 3 लिख लिया, 3 का फैक्टर कौन सा होगा, एक तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा, 3 होगा। 5 लिख लिया हमने, 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 5 होगा। 7 लिख लिया हमने, 7 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 7 होगा। 11 लिख लिया, 11 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 11 होगा। तो ऐसा जिसके 2 अलग अलग फैक्टर विच हैव 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर ओनली, 2 अलग फैक्टर होते हैं, वो होता है प्राइम नंबर। और 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, अच्छा आप बताइएगा, 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए कि 1 का तो फैक्टर एक हो गया, एक तो हो गया, 1 है, लेकिन आपको ये दूसरा कौन सा होगा ये बताइए, दूसरा कौन सा, क्योंकि हमको दो अलग अलग, दो ही, दो से ज़्यादा भी नहीं, दो से कम भी नहीं होना चाहिए, तभी वो होगा प्राइम नंबर। आप बताइएगा कि दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, नहीं है दूसरा, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। चलिए, ये तो हो गया प्राइम नंबर की बात। अब आते हैं कंपोजिट नंबर के लिए। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो होता है कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया 4 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। 6 के फैक्टर कौन से होंगे? एक तो 1 हो गया और 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। और आप 8 देख सकते हैं, 8 के फैक्टर कौन से होंगे? 1 हो गया, क्योंकि 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा। तो जब अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, आप देख सकते हैं 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 फैक्टर सामने दिख रहा है। जब 3 फैक्टर हो गया तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है कि नहीं है? 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर हो गया। आप 6 को देखिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर दिख रहा है कि नहीं है? 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गए। जब 4 फैक्टर हो गए तो क्या हो गया? ये हो गया कंपोजिट नंबर। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गया, तो इसका मतलब हमको तो 2 से ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं भाई, तो वो होगा कंपोजिट नंबर। तो ये है कंपोजिट नंबर। ये हो गया आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात हो गई। अब इसी के साथ हम को प्राइम की भी बात कर लेते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर, को प्राइम, को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है? अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर इन विच देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा नेचुरल नंबर का पेयर, एक ऐसा पेयर ऑफ नेचुरल नंबर इन विच देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब कि ये कि एक नेचुरल नंबर का एक पेयर लिखते हैं हम लोग, जैसे हमने लिख दिया 2 और 3, इसका एचसीएफ कितना है? 1 है। ऐसा नेचुरल नंबर का पेयर आपको लिखना है जिसका एचसीएफ अगर 1 है तो वो आपका हो जाएगा को प्राइम नंबर। जैसे हमने 2 और 3 लिखा, इसका एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। 9 और 10 लिख दिया, इसका एचसीएफ कितना है? इसका आपका एचसीएफ 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 6 और 7 ले लिया तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ 1 है। तो ऐसे सभी नंबर पेयर वाले जिसका एचसीएफ, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे सभी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर जिसका एचसीएफ 1 होगा दैट विल बी को प्राइम नंबर। तो आई होप सभी को को प्राइम समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब हम लोग चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं, वो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है? आपने कंपोजिट नंबर पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है, तो क्या कंपोजिट नंबर को ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जो फैक्टराइज करते हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर विथ यूनिक। तो जो जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर, जैसे हमने 12 ले लिया, एक एग्जांपल हमने ले लिया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। तो आप देख सकते हैं कि क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो हुआ है 12 का, वो प्राइम नंबर के साथ एक प्रोडक्ट में है कि नहीं है? है।
और अपने आप में एक यूनिक नंबर है। क्या 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन इसके अलावा कोई दूसरा नंबर होता है क्या? क्या इसके अलावा कोई दूसरा नंबर होता है जिसमें 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 होता है? इसके अलावा कोई दूसरा नंबर होता है जो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है? नहीं होता है। इसका मतलब तभी कहा जा रहा है कि अपने आप में एक यूनिक नंबर होता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम विथ यूनिक। तो ये देखिएगा 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और 2 के पावर 2 ये एक यूनिक नंबर अपने आप में यूनिक है ये। तो 12 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जो किया है ये आपका दैट इज, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर हम दूसरा एग्जांपल एक लिखकर बताते हैं आपको। हमने ले लिया 50, एक 50 नंबर ले लिया, 2 इंटू 5 इंटू 5 ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2 ऐसा होगा। तो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है कि नहीं है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, मतलब 2 इज द प्राइम नंबर। आप देख सकते हैं कि ये 2 एक प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है, इसका प्रोडक्ट है, अपने आप में एक यूनिक भी है। तो क्या ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, 72 की बात करते हैं हम लोग। 72, तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 18 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया और 3 हो गया। तो ये हो गया आपका 2 के पावर 1 2 3, 3 इंटू 3 के पावर 2, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम विथ यूनिक। तो ऐसा हो गया ये, इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ओके एवरीवन, आई होप सभी को आज का जो ये वीडियो है, आज का जो लेक्चर है क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जल्द ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।